हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी जो वीडियो रहेगी वो रहेगी हिमाचल प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस करेंगे जो कि 1 सितंबर 2016 को हुआ था। तो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं क्या है हिमाचल प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर का जो एग्ज़ाम हुआ था 2022 में उसको भी डिस्कस कर चुका हूँ, और हरियाणा का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का क्वेश्चन पेपर है उसको भी सॉल्व कर चुका हूँ जो कि 3 अक्टूबर 2019 को हुआ था। तो अगर आपने ये नहीं देखे है तो इसका लिंक भी क्या है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज हम बात करेंगे एचपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 में जो क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करेंगे। तो आपने क्या है वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या है टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, जिसमें कि 80 पॉलिटिकल साइंस के और 20 क्वेश्चन क्या है एचपीजीके के रहेंगे। तो 80 क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो इसका फर्स्ट जो क्वेश्चन था वो था किसके लिए इतिहास कुलीन तंत्रों का कब्रिस्तान है। तो ये जो बात करते हैं बी विल्फ्रेडो पेरेटो, ठीक है। ए का 2 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय जनजाति की प्रथम पीठ 1919 में निम्नलिखित के किस नाम से स्थापित हुई थी। तो ये हुई थी वुडरो विल्सन चेयर, ठीक है। नेट में एक बारी क्वेश्चन आया था कि जो वुडरो विल्सन ने 14 सिद्धांत दिए थे इसमें, ठीक है, उसमें किस चीज़ की बात की गई है। तो वे करते हैं विश्व शांति की बात उसमें, ठीक है। तो 2 का राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 3 है उत्तर वाशिंगटन सर्वसम्मति किससे संबंधित है। तो 3 का जो राइट आंसर है वो है वैश्वीकरण से। क्वेश्चन नंबर 4 है किसने कहा सामूहिक सुरक्षा सबके लिए एक तथा एक के लिए सबके सिद्धांत पर आधारित है। तो ये कहते हैं एंस जे मोर्गेंथु, ठीक है। ये कार की बुक है द 20 ईयर्स क्राइसिस। क्वेश्चन नंबर 5 है किसे नव यथार्थवाद का जनक माना जाता है। तो नव यथार्थवाद के जनक माने जाते हैं केनेथ वोल्टेज। ये क्या है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को क्या है अराजकतावादी स्थिति में मानते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स क्या है, इसमें क्या है अराजकतावादी स्थिति है, अराजकता है। इसमें कौन राष्ट्र कब किसी पे आक्रमण करेगा इसका कोई भी आइडिया नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि प्रत्येक राष्ट्र क्या है अधिक से अधिक शक्ति प्राप्त करना चाहता है जिससे कि वो अन्य देशों को कंट्रोल कर सके, नियंत्रित कर सके। मार्टिन कापलान ने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में दी है सिस्टम अप्रोच को, ठीक है। जोसेफ नाई जुड़े हैं सॉफ्ट पावर और हाई पावर से, ठीक है, हाई पॉलिटिक्स और लो पॉलिटिक्स दी है जोसेफ नाई ने। क्वेश्चन नंबर 6 है अपने राजनीतिक दल के सिद्धांत में यह किसने कहा नेताओं को पीछे नहीं रहना चाहिए। तो ये बात करते हैं लेनिन, ठीक है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 है भारतीय चुनाव पद्धति में निहित है। तो भारतीय चुनाव पद्धति में केवल फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम, केवल अनुपातिक प्रतिनिधित्व। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये दोनों है प्रादेशिक प्रक्रियात्मक एवं अनुपातिक प्रतिनिधित्व। क्वेश्चन नंबर 8 है मानव अधिकारों की तृतीय पीढ़ी को जाना जाता है। तो जो तृतीय पीढ़ी है वो जाने जाता है उसमें समूह एवं एकजुटता के अधिकार के लिए। प्रथम जो पीढ़ी थी वो थी राजनीतिक और वैधानिक अधिकारों के लिए, और सेकंड जो पीढ़ी थी वो थी सामाजिक और आर्थिक अधिकारों के लिए। तो ये भी आपने याद रखना है। तो 8 का जो राइट आंसर है वो है डी। क्वेश्चन नंबर 9 है प्रसिद्ध पुस्तक ग्रामर्स ऑफ पॉलिटिक्स के रचयिता कौन है। तो ये लिखी थी हेराल्ड जेलास्की ने 1925 में। क्वेश्चन नंबर 10 है अन्य विश्व की संभावना है का विचार किससे संबंधित है। तो ये है विश्व सामाजिक फॉर्म से संबंधित। 10 का भी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है शीत युद्धोत्तर काल में भारतीय विदेश नीति का परिभाषित कोड है। तो शीत युद्ध के बाद क्या है शीत युद्ध के समय क्या है भारत की जो विदेश नीति थी वो गुटनिरपेक्षता पर आधारित थी, पंचशील जैसे सिद्धांतों पर आधारित थी। लेकिन यहाँ पूछा गया है शीत युद्धोत्तर यानी कि शीत युद्ध के बाद हमारी विदेश नीति कैसी थी। तो हमारी विदेश नीति थी नव उदारवादी, ठीक है। हमने क्या है एलपीजी जो नीति है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन 1991 में हमने अडॉप्ट की, ठीक है। तो नव उदारवादी रही हमारी शीत युद्धोत्तर काल की विदेश नीति। तो सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है स्टेट
इज इंडिविजुअलिस्ट रिट लार्ज। तो राज्य क्या है, व्यक्ति का बृहद रूप है, तो ये कहते हैं प्लेटो। ठीक है, तो अरस्तु कहते हैं राज्य के बारे में कि राज्य क्या है, व्यक्ति की जीवन पूर्ति की इच्छाओं के लिए क्या है, अस्तित्व में आता है और अच्छे जीवन तक बना रहता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, J.S. मिल का स्वतंत्रता का विचार किस प्रकार का था। तो कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो ये थी नकारात्मक स्वतंत्रता से जुड़े हुए। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में राज्यों की सीमाएं बदलने की शक्ति किसके पास होती है। तो सीमाएं बदल सकती है संसद। ठीक है, आर्टिकल 103 के तहत 3। ठीक है, आर्टिकल 3 के तहत क्या है, संसद के पास शक्ति है कि वो किसी राज्य की सीमा बदल भी सकती है और दो राज्यों को एक भी कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किस केस में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का हिस्सा माना। तो जो प्रस्तावना है उसको हिस्सा माना था केशवानंद भारती केस, जो कि 1973 में हुआ था, और मिनर्वा मिल्स केस हुआ था 1980 में, और गोलकनाथ केस हुआ था 1967 में। बाबरी मस्जिद को गिराया था 1992 में। 16 है, शब्द इंडो चीन निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो इंडो चाइना किया जाता है वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के लिए। ठीक है, 17 है, यह विचार कि राज्य बाधाओं में बाधा करने के लिए है किसका है। तो कई बार ये भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन, T.H. ग्रीन का है। वो बोलते हैं कि राज्य जो अस्तित्व में आता है वो बाधाओं में जो बाधा है उसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, और एक और फेमस कोटेशन है ग्रीन की, वो भी पूछी जाती है कि शक्ति नहीं इच्छा क्या है, राज्य का आधार है। तो ये भी आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सामूहिक रक्षा का उदाहरण नहीं है। तो सामूहिक जो रक्षा है, कलेक्टिव जो सिक्योरिटी है, जो नाटो है वो क्या है, ये सैनिक संगठन है। वार्सा पैक्ट भी सैनिक संगठन था और सीटो भी। ठीक है, तो इसमें प्रोविजन होता है कि जो भी देश इस पे आक्रमण करेगा, ठीक है, तो वे देश क्या है, सभी मिलकर क्या है उस देश पे आक्रमण करेंगे। तो ये क्या है, सामूहिक रक्षा का उदाहरण है ये तीनों। लेकिन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद क्या है, ये सामूहिक रक्षा का उदाहरण नहीं है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, यह विचार कि इतिहास का अंत किससे संबंधित है। तो द एंड ऑफ हिस्ट्री, ये बात करते हैं फ्रांसीसी फुकुयामा। 1992 में इन्होंने ये बुक लिखी थी, द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। और SP हंटिंगटन जुड़े हैं पॉलिटिकल डीके। ठीक है, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, ये इनकी बुक है, और पॉलिटिकल डेवलपमेंट से। केनेथ वोल्टेज क्या है, नव यथार्थवाद के पिता है। गुजराल सिद्धांत निम्नलिखित सिद्धांत में से किस पर आधारित था। तो 1996 में IK गुजराल ने यह सिद्धांत दिया था। तो ये था पारस्परिकता पर आधारित। ठीक है, पड़ोसी जो देश है भारत के, चीन और पाकिस्तान को छोड़कर क्या है, सभी के साथ क्या है, पारस्परिकता संबंध स्थापित करने के लिए ये सिद्धांत दिया था। क्वेश्चन नंबर 21 है, लोकप्रिय संप्रभुता का विचार किससे संबंधित है। तो पॉपुलर सवर्निटी की बात करते हैं रूसो, जो उनका सामान्य सिद्धांत है। ठीक है, जनरल विल है, वही क्या है, लोकप्रिय संप्रभुता है। और जो एक्चुअल विल है वो क्या है, व्यक्ति के जो स्वार्थ होते हैं, ठीक है, वो एक्चुअल विल है। और जो सामाजिक कल्याण की बात करता है, जिसमें सामान्य जनरल विल में, तो वही क्या है, लोकप्रिय संप्रभुता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत में शिक्षा का अधिकार कब और किस श्रेणी में है। तो जो राइट टू एजुकेशन है वो क्या है, मौलिक अधिकार है। ठीक है, आर्टिकल 21A के तहत इसकी व्यवस्था की गई है। ठीक है, 86वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 2002 में। तो ये क्या है, मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। 23 है, वैश्वीकरण ने राज्य की प्रकृति को बदल दिया है। तो वैश्वीकरण के कारण क्या है, जो राज्य की जो नेचर है वो क्या है, पहले उदारवाद से नव उदारवाद की ओर कर दिया है। तो C इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय संविधान का दर्शन निम्न से लिया गया है। तो भारत का जो दर्शन है उसमें मुख्य जो बातें हमें दिखाई देती है वो देती है नेहरू के जो उद्देश्य प्रस्ताव है 1928 में, तो उससे लिया गया है। तो D इसका राइट आंसर था। 25 है, किसने कहा परिवार ही केवल नैसर्गिक समाज है। तो ये कहते हैं D रूसो। ठीक है, 25 का राइट आंसर है D।
26 है, सैमुअल पी हंटिंगटन ने निम्न का विचार नहीं दिया था। तो अभी हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, सभ्यता का टकराव, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, राजनीतिक विकास, पॉलिटिकल डिके, राजनीतिक क्षय, लेकिन इतिहास का अंत, फ्रांसीसी फुकुयामा की बुक थी। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये नहीं था, बाकी सभी संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 27 है, नव साम्राज्यवाद निम्नलिखित के माध्यम से जारी नहीं किया गया। तो 27 का जो राइट आंसर है वो है ए, विश्व सामाजिक फोरम के द्वारा क्या है, नव साम्राज्यवाद को जारी नहीं किया गया। तो ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारतीय संविधान में प्रदत्त न्यायिक पुनरावलोकन निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है। तो ये करता है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, बी इसका राइट आंसर है। जो गोपालन वाद हुआ था 1950 में, ठीक है, उसमें बात करता है कि जो हमारा जो आर्टिकल 21 है, ठीक है, जिसमें कि जीवन की स्वतंत्रता की बात की गई है, और जो आर्टिकल 19 है, ठीक है, इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। तो उसमें जो सर्वोच्च न्यायालय ने डिसीजन दिया था कि ये दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो जो विधान पालिका द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, जो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया चलेगी, ठीक है। लेकिन क्या है, उसके बाद कानून की उचित प्रक्रिया, तो मेनका गांधी केस होता है 1980 में। सॉरी, जो मेनका गांधी केस होता है वो होता है 1978 में, ठीक है, मैंने 80 बोल दिया। तो मेनका गांधी केस जो 1978 में होता है, उसमें बोला जाता है कि जो आर्टिकल 19 है और आर्टिकल 21 है, ठीक है, तो जो गोपालनवाद में बोला गया था कि ये अलग अलग है, ठीक है, लेकिन यहाँ बोला गया था मेनका गांधी केस में कि ये क्या है, दोनों अंतर संबंधित है, ठीक है। तो ये भी जीवन से जुड़ी जो अधिकार है, जीवन का अधिकार है, जीवन की स्वतंत्रता का अधिकार है, और 19 में जो 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, ये क्या है, अंतर संबंधित है, ठीक है। उसके बाद बोला था कि कानून की डिसीजन दिया था कि कानून की उचित प्रक्रिया भी होना जरूरी है। पहले वो क्या बोल रहे थे न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि क्या है, जो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया है उसके अकॉर्डिंग क्या है, न्याय मिलना चाहिए या हमें काम करना चाहिए। लेकिन उस डिसीजन को पलट कर क्या है, 1978 में मेनका गांधी केस में वो बोलते हैं कि क्या है, कानून की उचित प्रक्रिया भी होनी चाहिए। अगर कोई विधान पालिका कानून बनाती है तो वो क्या है, उचित भी होना चाहिए, वो जनता के हित में भी होना चाहिए। अगर जनता के हित में ना हो तो क्या है, वो उसे क्या है, जुडिशियल रिव्यू के द्वारा उसे क्या है, खारिज भी कर सकती है। तो 28 का राइट क्वेश्चन है बी, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। 29 है, किसने आज के परमाणु युग को अतिमार्गता का युग कहा है। तो मैक्स लर्नर, ठीक है, सी इसका राइट आंसर है 29 का। 30 है, राज्यपाल किसकी नियुक्ति नहीं करते। तो राज्यपाल क्या है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं, राज्य के एडवोकेट जनरल और राज्य के लोक सेवा अध्यक्ष का। लेकिन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति क्या है, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ना कि राज्यपाल द्वारा। 31 है, पंचायती राज किस में सम्मिलित है। तो पंचायती राज है राज्य सूची का विषय, ठीक है। राज्य सूची में क्या है, 61 विषय है, पहले क्या है 66 थे, और केंद्रीय सूची में प्रेजेंट में 100 विषय है, और समवर्ती सूची में 52। तो ये भी आपने याद रखना है। किस देश में न्यायिक पुनर्निरीक्षण कानून की उचित प्रक्रिया पर आधारित है, कि कानून की उचित प्रक्रिया भी होनी चाहिए, तो वो है अमेरिका। और भारत में क्या है, कानून विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है। 33 है, कौन आदर्शवाद से संबंधित नहीं है। तो कांट आदर्शवादी है, हिगल भी आदर्शवादी है, और टी.एच. ग्रीन भी, लेकिन लास्की क्या है, आदर्शवादी नहीं है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 34 है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में यथार्थवाद का सिद्धांत किस विद्वान ने दिया था। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में क्या है, हैंस जे मॉर्गन द्वारा क्या है, रियलिस्टिक जो सिद्धांत है, थ्योरी है, वो दी जाती है। डेविड ईस्टन क्या है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में सिस्टम अप्रोच देते हैं। 35 है, कौन अराजकतावाद से संबंध नहीं है। तो संबंधित नहीं है। तो टी.एच. ग्रीन क्या है, ये आदर्शवादी है, प्रोंदा, थोरो और बाकुनिन क्या है, ये अराजकतावादी है, और गांधी भी, क्योंकि ये क्या है, स्टेट को नहीं मानते, वो बोलते स्टेट क्या है, हिंसा और शक्ति का प्रतीक है। तो 36 है, विधि के
विधि का शासन की अवधारणा के प्रमुख प्रवक्ता कौन है? तो कई बार ये क्वेश्चन नेट सेट में मुझे देखने को मिला है, तो यह है एवी डाइसी। तो ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन सी डेविड डिस्टन के अनुसार व्यवहारवाद की बौद्धिक आधारशिला नहीं है? तो जो व्यवहारवाद के पिता है डेविड डिस्टन, वो 7 विशेषताएं बताते हैं व्यवहारवाद की, ठीक है, जिसमें कि नियमितताएं, सत्यापन और शक्ति की बात करते हैं, लेकिन तकनीक की बात नहीं करते हैं। 37 का जो राइट आंसर है, सॉरी, शक्ति की बात नहीं करते हैं व्यवहारवाद में, तकनीक की करते हैं। एक सत्यापन तकनीक, लेकिन शक्ति गलत है, तो बी इसका राइट आंसर है 37 का। संचार सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो नॉर्बर्ट वीनर ने। ए इसका राइट आंसर है। कम्युनिकेशन थ्योरी से जुड़े हैं, कार्ल ड्यूश भी जुड़े हैं। साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है, यह किसने कहा था? तो ये कहा था लेनिन ने। 1917 में उन्होंने ये बुक लिखी थी, इम्पीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। तो सी इसका राइट आंसर है। 40 है, बेंथम किन अधिकारों के समर्थक थे? तो बेंथम क्या है? कानूनी अधिकारों के समर्थक थे। वे क्या है, जो लॉक द्वारा जो प्राकृतिक अधिकार दिए जाते हैं, ठीक है, उसको वो क्या है, बकवास कहते हैं, तो उसका वो आलोचना करते हैं। और बेंथम क्या है? कानूनी अधिकार के समर्थक थे। 41 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रजातांत्रिक समाजवाद का तत्व नहीं है? तो क्रांतिकारी परिवर्तन क्या है? ये प्रजातांत्रिक समाजवाद का तत्व नहीं है। ये कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि हम क्या है, जो साम्यवाद स्थापित करना है वो क्रांति के द्वारा स्थापित किया जाएगा। तो प्रजातांत्रिक समाजवाद क्या है? सामाजिक न्याय, मिश्रित अर्थव्यवस्था और लोक कल्याणकारी राज्य की बात करता है। 42 है, किस विषय पर राज्यसभा को विशिष्ट शक्ति एकाधिकार प्राप्त है? तो आपातकाल की घोषणा की स्वीकृति के संबंध में उन्हें नहीं है, राज्यों का निर्माण का विघटन करने के संबंध में भी नहीं है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करने के संबंध में नहीं है। डी सही हो जाएगा। राज्य सूची के किसी विषय पर कानून निर्माण के लिए संसद को अधिकृत करना, तो जो 61 विषय है उनके पास, तो उस पर उनका क्या है, एकाधिकार है। 43 है, राजनीतिक विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण का मुख्य लक्षण था? तो वे क्या है, संस्थागत अध्ययन करते थे, ठीक है, ना तो मूल्य मुक्त अध्ययन करते थे, और वैज्ञानिक साइंटिफिक मेथड का भी यूज नहीं करते थे, ना ही कंपैरेटिव स्टडी करते थे। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 43 का। 44 है, कौन सी विचारधारा इससे संबंधित है कि पूंजीवाद के अंत से महिलाओं के शोषण का अंत होगा? तो ये बात करते हैं मार्क्सवादी थिंकर, ठीक है, कि जैसे ही पूंजीवाद का अंत होगा क्या है, तो महिलाओं के शोषण का भी अंत हो जाएगा। 45 है, इनमें से कौन 2 प्रमुख उत्तर आधुनिकतावादी विचारक है? तो पोस्ट मॉडर्निस्टिक जो थिंकर है वो है फुकोल्ट, माइकल फुकोल्ट क्या है, उत्तर आधुनिकतावादी के पिता है, ठीक है, उत्तर आधुनिकतावाद के, और लियोटार्ड। तो डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 है, किस समझौतावादी विचारक ने राज्य व समाज दोनों का गठन समझौते से किया है? तो ये वो करते हैं जॉन लॉक, ठीक है, वो बोलते हैं 2 प्रकार के समझौते होते हैं। पहले समझौते के द्वारा क्या है, समाज का निर्माण होता है, और दूसरे समझौते के द्वारा राज्य का निर्माण होता है। हॉब्स का जो समझौता सिद्धांत है उसमें क्या है, वो बोलते हैं कि नागरिकों के बीच समझौता होता है, जिसमें कि जो शासक है, ठीक है, वो शामिल नहीं होता समझौते में। वो क्या है, शासक के पास जाते हैं और बोलते हैं कि हम क्या है, आप क्या है, हमारी आत्मरक्षा करो, सुरक्षा करो, जीवन की सुरक्षा करो, उसके बदले हम क्या है, आपको धन देंगे, ठीक है, 1/3 वो सब चीज़ें, 1/10 भाग, ठीक है। तो क्या है, जो हब्स का जो समझौता है उसमें क्या जो लेवियाथन है या जो राजा है वो शामिल नहीं है। और रूसो बात करते हैं कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी, और समझौता बोलते हैं कि जब नागरिकों के बीच होता है तो उसमें राजा भी, जो संप्रभु है वो भी शामिल होता है, ठीक है। तो 47 है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में संविधान के मूल ढांचे का अवधारणा का प्रतिपादन किया था? तो ये किया था केशवानंद भारती केस में, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर की बात की थी। तो 48 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A किससे संबंधित है? तो अभी हमने डिस्कस किया था, तो यह है शिक्षा का जो मौलिक अधिकार दिया गया था 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा। 86वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 2002 में ये जोड़ा गया था।
49 है, किसी भी बिल को धन बिल मानने का एकमात्र अंतिम अधिकार किसे होता है, तो वे होता है लोकसभा के स्पीकर को। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। 50 है, भारत सरकार ने किसे प्रथम न्याय अधिकारी की संज्ञा दी है, तो भारत का जो महान्यायवादी है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 76 के तहत इसकी व्यवस्था की गई है। 51 है, भारत में आज़ादी से पूर्व द्वैध शासन या दोहरी सरकार व्यवस्था सरकार के किस अधिनियम के अंतर्गत शुरू की गई थी, तो द्वैध शासन शुरू की थी भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। क्वेश्चन नंबर 52 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी भी सांसद के भारत सरकार या राज्य सरकार में लाभकारी पद ग्रहण करने से वंचित करता है, तो ये है अनुच्छेद 102A। ठीक है, 52 का बी राइट आंसर है। 53 है, सर्वोच्च न्यायालय का इंदिरा साहनी बनाम संघ सरकार निर्णय किससे संबंधित था, तो ये था अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण से संबंधित। तो अन्य पिछड़ा वर्ग जो आयोग है वो आर्टिकल 340 के तहत इसकी व्यवस्था की गई है, तो ये भी आपने याद रखना है। 54 है, जॉन हर्ज के अनुसार सुरक्षा दुविधा का प्रमुख कारण क्या है, तो 54 का जो राइट आंसर है वो है अविश्वास, सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55 है, किस वर्ष में स्टॉकहोम में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सम्मेलन हुआ था, तो 1972 में हुआ था पहला पर्यावरण से संबंधित सम्मेलन। ठीक है, ये पहला सम्मेलन था जो कि पर्यावरण से संबंधित हुआ था संयुक्त राष्ट्र में, संघ में। तो ये इसका राइट आंसर है 55 का। 56 है, जन सामान्य की त्रासदी पर्यावरण के अंतिम दोहन में निहित है, यह प्रतिपादन किसने दिया, तो ये दिया था गैरेट हार्डिन ने, बी इसका राइट आंसर है। आसियान की स्थापना किस वर्ष होती है, तो आसियान की जो स्थापना है वो होती है 8 अगस्त 1967 को। इसके जो शुरू के जो 5 मेंबर थे, ठीक है, तो वे थे FM, अपने याद रखना ये ट्रिक है, STI, फिलीपींस, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और इंडोनेशिया। ठीक है, FM तो हमें पता है FM, और SC और ST एक जाति है। ठीक है, और I, FM STI, तो ये 5 मेंबर थे स्टार्टिंग के। और यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि जो भारत को है वो उसकी पूर्ण संवाद की जो सदस्यता है कब दी गई थी, तो 1992 में भारत को वो सदस्य बनाया गया था, तो ये भी आपने याद रखना है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो 1 जनवरी 1995 को गेट के द्वारा। ठीक है, कार्यात्मकता के सिद्धांत के संस्थापक कौन है, तो वे है डेविड न्यूटन ने। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है 59 का। 60 है, मध्य साम्राज्य कॉम्प्लेक्स अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये जो सिद्धांत देते हैं मिडल किंगडम थ्योरी का सिद्धांत, तो वो देते हैं माओ त्से तुंग। वो बोलते हैं कि जो चीनी जाति है वो क्या है, भगवान जो संपूर्ण जगत का जो ईश्वर है उसके सबसे नज़दीक है। ठीक है, और सभ्य है। ठीक है, अदर जाति को क्या है, सभ्य नहीं मानते, और चीनी जो लोग हैं वो सभ्य है और भगवान के सबसे नज़दीक है, तो इसमें वो बात करते हैं मिडल किंगडम थ्योरी में। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर है। 61 है, कौन सी सीमा रेखा भारत व पाकिस्तान को विभाजित करती है, तो रेड क्लिफ जो लाइन है वो भारत और पाकिस्तान को विभाजित करती है। पाक जल डमरू मध्य ये क्या है, भारत और श्रीलंका के बीच है। मैकमोहन रेखा भारत और चाइना के बीच है। और डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। किस युद्ध आपराधिक अधिकरण के अंतर्गत द्वितीय विश्व युद्ध के नाजी बंदियों का मुकदमा सुना गया था, तो 62 का जो राइट आंसर है वो है न्यूरेमबर्ग ट्रायल, तो डी इसका राइट आंसर है। उत्तरी एवं दक्षिणी कोरिया को कौन सी अक्षांश रेखा विभाजित करती है, तो 38 डिग्री समांतर रेखा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को विभाजित करती है। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, तो 22 भाषाएं, डी इसका राइट आंसर है। प्रभुसत्ता की जो अवधारणा है सर्वप्रथम किस विचारक ने प्रतिपादित की थी, तो वे की थी बौद्धिन ने। ठीक है, बौद्धा ने। 65 का राइट आंसर है बी।
66 है, स्वतंत्रता के लिए लीवर शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो ये हुई थी लैटिन भाषा से। नागरिक समाज की अवधारणा में प्राधान्य शब्द किसने प्रयोग किया था? तो सिविल सोसाइटी में जो हेजेमनी का कॉन्सेप्ट देते हैं वो देते हैं ग्रामशी। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर है 67 का। 68 है, काउंटर रिवोल्यूशन एंड रिवोल्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो 68 का जो राइट आंसर है वो है हर्बर्ट मार्क्यूज, बी इसका राइट आंसर है। 69 है, किसने प्रजातंत्र को बहुमत का निरंकुश तंत्र कहा है? तो कई बार ये क्वेश्चन नेट में रिपीट हुआ है, डी टॉकबिले। 70 है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में विधायकों के दल बदल के आधार पर सदस्यता भंग करने की व्यवस्था है? तो वे है अनुसूची 10 में। ठीक है, 52nd जो अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है, 1985 में, तो वहाँ क्या है, एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया गया था, दल बदल कानून बनाया गया था। 71 है, ईस्ट एशिया समिट समूह में कितने सदस्य हैं? तो जो ईस्ट एशिया ग्रुप है उसमें 18 सदस्य है और ये 2005 में बनी थी। 72 है, संसद के प्रत्येक सदस्य में एक सत्र की अंतिम बैठक की तारीख से अगले सत्र की प्रथम बैठक के बीच अधिकतम कितना अंतर हो सकता है? तो 6 महीने का अंतर हो सकता है। 73 है, राजनीतिक व्यवस्था किसी समाज में अंतःक्रियाओं की वह प्रणाली है जिसके द्वारा बाध्यकारी या सत्तात्मक मूल्य का निर्धारण एवं निराकरण होता है। यह शब्द किस राजनीति शास्त्री के है? तो ये है डेविड ईस्टन के। वो बोलते हैं कि जो राजनीतिक विज्ञान है वो क्या है, वैल्यू और जो निर्धारण है उसका क्या है, अथॉरिटेटिव एलोकेशंस ऑफ वैल्यू। ठीक है, सेवा और वस्तुओं का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, पॉलिटिकल साइंस है। तो ए इसका राइट आंसर है। 74 है, यथार्थवादियों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का कौन सा ढांचा है? तो ऊपर मैंने शुरू में ही बताया था, वो बोलते हैं अराजकतावादी। ठीक है, रियलिस्टिक थिंकर, ये इसका राइट आंसर है। 75 है, विदेश नीति के अध्ययन में लिंकेज राजनीति का शब्द किसने दिया था? तो ये दिया था जेम्स रोजेनाउ ने। तो जो डॉक्ट्रिन है, ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 76 है, शीत युद्ध के प्रारंभिक काल में यूरोप के आर्थिक उत्थान हेतु किस नीति को श्रेय दिया जा सकता है? तो यूरोप के आर्थिक उत्थान के लिए लाया गया था मार्शल योजना, जो कि 1948 में लाई गई थी, जिसमें कि यूरोपीय जो देश है उसमें क्या है, आर्थिक उत्थान हो सके। 77 है, किन राज्यों में कारकों के रिश्तों के संदर्भ में बनाना रिपब्लिक अवधारणा का प्रयोग हुआ है? तो ये हुआ है गरीब राज्यों वो बहुराष्ट्रीय कंपनियों, डी इसका राइट आंसर है। बनाना जो रिपब्लिक है इसका जो मतलब है, मीनिंग है, वो मैं थोड़ा समझा लेता हूँ। ये होती है जिस देश की जो अर्थव्यवस्था है सिर्फ एक उत्पादन पर निर्भर होती है। ठीक है, तो मैं नाम भूल रहा हूँ। तो फ्रेंड्स इसका जो फर्स्ट बारी जो यूज है वो क्या था, हेनरी ने। ठीक है, और जो ग्वाटेमाला और हंडुरास जो कंपनी थी, ठीक है, उसके संदर्भ में क्या था कि जिस जो देश है उसकी जो अर्थव्यवस्था है वो क्या है, एक उत्पादन पे निर्भर होती है। ठीक है, तो उसे उन्होंने कहा है बनाना रिपब्लिक। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। 78 है, 1971 के भारत पाक युद्ध में अमेरिका ने किस प्रकार के जो राजनयिक का प्रयोग किया था? तो वो क्या था, गन बोट डिप्लोमेसी। ठीक है, तो 1971 में ये यूज किया था, जिसके द्वारा गन बोट डिप्लोमेसी होती है, जिसके द्वारा क्या है, नौसेना सैनिक जहाज़ों का प्रयोग करके किसी देश के विरुद्ध किया जाता है। ठीक है, तो वो होती है गन बोट डिप्लोमेसी। शटल जो डिप्लोमेसी होती है वो होती है कि जिसमें कि विदेश मंत्रियों द्वारा, ठीक है, किसी देश की यात्रा करके जो समझौते एग्रीमेंट होते हैं या शांति स्थापना के लिए या व्यापार को बढ़ाने के लिए, तो उसे कहते हैं शटल डिप्लोमेसी। डॉलर डिप्लोमेसी होती है जिसमें कि जो आर्थिक व्यापार है, ठीक है, आर्थिक वृद्धि के लिए जो एग्रीमेंट होते हैं आर्थिक विकास के लिए, तो वो है डॉलर डिप्लोमेसी। 1979 में किस मुस्लिम राज्य ने अपने अमेरिका समर्थित शासक को इस्लामिक सरकार की स्थापना हेतु परिवर्तित कर दिया? तो इसका जो राइट आंसर है वह ईरान, डी। 80 है, एशिया व अफ्रीका को कौन सी नहर विभाजित करती है? तो बी
स्वेज नहर। 81 है। तो 81 यहाँ से क्या है, HPGK के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में ब्यास नदी किस स्थान के पास प्रवेश करती है? तो 81 का जो राइट आंसर है वो है बजोरा में। केशांग और कोरांग जलधाराएं हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो 82 का जो राइट आंसर है वो है किन्नौर, बी। 83 है, हिमाचल प्रदेश में सबसे छोटा शरण स्थल कहाँ है? तो 83 का राइट आंसर है शिल्ली, डी। 84 है, पतिकरी जल विद्युत योजना किस नदी तट पर है? तो 84 का राइट आंसर है रावी, ए। 85 है, हिमाचल प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा निदेशालय कब स्थापित हुआ था? तो ये हुआ था 1984 में। 86 है, सिरमौर के किस राजा ने अपनी रियासत की राजधानी राजबंद से कालसी बदली थी? तो वे बदली थी उदित प्रकाश ने, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 87 है, कांगड़ा का कौन सा राजा शिकार खेलते समय कुएं में गिर गया और उसे मरा हुआ मान लिया गया? तो वे था हरिचंद प्रथम, बी राइट आंसर है। 88 है, सिखों ने कब लाहौल पर अधिकार कर लिया और उस पर शासन करने लगे? तो वे करने लगे 1840 से 41, ठीक है, सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 89 है, भारतीय वायुसेना के किस हिमाचली अफसर ने 2 बार महावीर चक्र जीता? तो वे जीता था लीडर जगमोहन नाथ, ठीक है, स्क्वाड्रन लीडर जगमोहन नाथ, ये इसका राइट आंसर है। 90 है, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में से निकाल कर किस वर्ष हमीरपुर और ऊना जिला का निर्माण किया था? तो ये किया था 1972, जी। 91 है, आंध्र प्रदेश अपनी राजधानी किस स्थान पर स्थापित करने जा रहा है? तो अमरावती, ठीक है, 91 का है, बी। 92 है, किस वर्ष के आसपास भारतीय राष्ट्रीय पूरा अभिलेखागार के अभिलेख रिकॉर्ड कलकत्ता से दिल्ली लाए गए? तो 92 का राइट आंसर है 1911, ठीक है, क्योंकि भारत की राजधानी क्या है, कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। 93 है, प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू की गई थी? तो ये उस समय के करंट से क्वेश्चन था, तो ये 2014 में शुरू की गई थी। 94 है, इस्लाम धर्म की शीर्ष संस्था दारुल उलूम कहाँ है? तो ये है देवबंद में, जी इसका राइट आंसर है। 95 है, कान्हा राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में है? तो यह है मध्य प्रदेश, बी। 96 है, विद्या देवी भंडारी कौन है? तो यह है नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति, ये इसका राइट आंसर है। 97 है, आंग सांग सू की के राजनीतिक दल का क्या नाम है? तो 97 का जो राइट आंसर है नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, डी। 98 है, नवंबर 2015 को पेरिस में हुए आतंकी हमले में सबसे ज़्यादा मौतें निम्नलिखित में से कहाँ हुई? तो 98 है, कंसर्ट हॉल वाताक्ला में, ठीक है। 99 है, जेने कॉलमेंट जिनका सबसे लंबे समय तक जीवित रहने का विश्व रिकॉर्ड है कि मृत्यु किस उम्र में होती है? तो वे होती है 99 का 122 वर्ष के बाद। 100 है, निम्नलिखित में से किस टेनिस प्रतियोगिता में एंजेलिका कर्बर ने टेनिस स्टार सेरेना विलियम्स को हराया था? तो उस समय का करंट है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो ये हमने फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया, जो कि 1 सितंबर 2016 को हुआ था। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।